आज हम बात करेंगे नेचुरल लॉ ऑफ क्यूर और इसके इलेबोरेशन की। उसके बाद हम आपको बताएंगे वाइटल फोर्स क्या होता है, सिमलिया के बारे में थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा सिंपल मिनिमम डोज के बारे में बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे जो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन थी, किसकी ये बुक थी? ये बुक थी हैनीमैन की, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले नेचुरल लॉ ऑफ क्योर। तो नेचुरल लॉ ऑफ क्योर क्या होता है या किस चीज़ को ये बताता है? तो नेचुरल लॉ ऑफ क्योर इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द होम्योपैथी एंड हॉलिस्टिक हेल्थ। तो ये हॉलिस्टिक हेल्थ और होम्योपैथी का एक फंडामेंटल मूलभूत कॉन्सेप्ट है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। होम्योपैथी और हॉलिस्टिक जो हेल्थ होती है उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? वो होता है नेचुरल लॉ ऑफ क्योर। अच्छा, नेचुरल लॉ ऑफ क्योर वर्ड का मतलब कुछ आपको समझना होगा, क्योंकि नेचुरल मतलब प्राकृतिक, एक तरीके से प्राकृतिक लॉ नियम, क्योर मतलब ठीक होना एक तरीके से। तो प्राकृतिक नियम है ठीक होने का। इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी बीमारी है, कोई भी चीज़ है बॉडी के अंदर, वो खुद से ट्रीट होती है, मतलब वो सेल्फ रिजॉल्व होती है। मेडिसिन तो सिर्फ हेल्प करती हैं, जो औषधि होती हैं, जो दवाएं होती हैं, जो रेमेडीज होती हैं, वो सिर्फ बॉडी की हेल्प करती हैं, बॉडी की हेल्प करती हैं। जिससे क्या होता है, जो बॉडी की जो पावर होती है वो बढ़ जाती है डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। कोई भी दवा ऐसा नहीं है दवा किसी बीमारी को ट्रीट करती, दवा जो होती है वो बॉडी की जो एबिलिटी है उसे इंक्रीज कर देती है किसी भी डिजीज़ को, किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए। तो वही है, ये सारी जो नेचुरल लॉ ऑफ क्योर है ये इसी पर बेस्ड है कि क्या है, ये जो दवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो बॉडी की एबिलिटी होती है किसी भी डिजीज़ को, किसी भी बीमारी, किसी भी सिम्टम्स को ठीक करने की, उसको क्या करती हैं, बढ़ा देती, इंक्रीज कर देती। तो ये क्या हॉलिस्टिक हेल्थ का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, एम्फेसाइजिंग द बॉडी इनहेरेंट एबिलिटी टू हील इटसेल्फ। बॉडी की खुद की हील करने की पावर को ये क्या करती हैं, एम्फेसाइज करती हैं, उसके बारे में बताता है। प्राकृतिक चिकित्सा का नियम होम्योपैथी और समग्र स्वास्थ्य का एक मूलभूत सिद्धांत है जो शरीर की स्वाभाविक चिकित्सा क्षमताओं को उजागर करता है। मतलब शरीर को जो हील करने की जो पावर होती है सेल्स के अंदर, टिश्यू के अंदर, उन्हें क्या करता है, ये एम्फेसाइज करता है या बढ़ाता है, उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हियर अ डीपर लुक इनटू द प्रिंसिपल मैकेनिज्म एंड इम्प्लीकेशन। जो हमारा क्या होता है नेचुरल लॉ ऑफ क्योर है, उसके कुछ प्रिंसिपल, उसके कुछ मैकेनिज्म और कुछ इम्प्लीकेशंस की हम आगे बात करते हैं। क्योंकि आपका जो टॉपिक है, मतलब जो आपका शेड्यूल है, जो सिलेबस है, उसमें नेचुरल लॉ ऑफ क्योर एंड इट्स इलेबोरेशन ये टॉपिक है। तो हम इसके इलेबोरेशंस देखते हैं। ये क्या है, इसके इलेबोरेशंस हैं। इलेबोरेशंस को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए डीप में। तो बस वही चीज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीलिंग। जो मैकेनिज्म ऑफ हीलिंग होती है, कैसे कोई भी चीज़ हील होती है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है, एक होता है इन्नेट हीलिंग पावर होती है, एक चीज़ होती है होम्योस्टैसिस। तो इन्नेट हीलिंग पावर क्या होती है, बॉडी इज इक्विप्ड विद अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट फैसिलिटेट हीलिंग। तो जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो हीलिंग में पार्टिसिपेट करती है। ऐसा नहीं है कि हीलिंग मतलब कोई आपको इंजरी हुई या कोई चोट लगी हीलिंग तुरंत हो जाए, या कोई बीमारी है वो तुरंत हील हो जाए, ऐसा नहीं होता है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, मल्टीपल फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तब क्या होता है, हीलिंग की प्रोसेस होती है। दिस इंक्लूड, ये इंक्लूड कर रही इम्यून सिस्टम। जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षी तंत्र होता है, जो डिसीज से लड़ने में मदद करता है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। सेलुलर रिपेयर मैकेनिज्म, ये क्या होता है, जो सेल्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, उनकी इंजरी हो जाती है, सेल्स में चोट लग जाती है, कुछ सेल्स डैमेज हो जाती हैं, तो उनको रिपेयर करने का एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं सेलुलर रिपेयर सिस्टम या सेलुलर रिपेयर मैकेनिज्म, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू द इंजरी एंड इलनेस, कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं जो बॉडी में जनरेट होते हैं। कोई अगर इंजरी होती है तो क्या होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं जो बॉडी में जनरेट होते हैं। जैसे क्या होता है, कहीं कोई इंजरी होती है तो क्या होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो वेसल्स हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये क्या है, ये बहुत सारे क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं। अगर कोई इंजरी होगी तो ये सारी चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर, तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है।
तो ये भी होते हैं। तो हीलिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है, सेलुलर रिपेयरिंग की मैकेनिज्म, जो सेल को रिपेयर करने की मैकेनिज्म होती है वो इन्वॉल्व होती है, कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होते हैं बीमारी और इंजरी के टाइम, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सब कुछ मिलकर क्या करते हैं, बॉडी को हील करने में हेल्प करते हैं। तो ये क्या है, शरीर में एक जटिल प्रणाली होती है जो चिकित्सा की सुविधा प्रदान करती है। इसमें प्रतिरक्षी प्रणाली या प्रतिरक्षा तंत्र, कोशिकीय मरम्मत तंत्र, चोट और बीमारी के प्रति शारीरिक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं। ये हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है और ज़्यादा सिंपल वर्ड में। एक बात करते हैं होम्योस्टैसिस की। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होम्योस्टैसिस क्या होती है? होम्योस्टैसिस का मतलब होता है, इसमें क्या होता है, बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं, कुछ इंटरनल फिजिकल कंडीशन होती हैं, और क्या होती हैं, कुछ केमिकल कंडीशंस होती हैं, केमिकल कंडीशंस होती हैं। इन दोनों चीज़ों का इक्विलिब्रियम, इन दोनों चीज़ों का इक्विलिब्रियम में रहना, इक्विलिब्रियम में रहना ही क्या है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब है इंटरनल कंडीशन, जैसे क्या बॉडी का टेम्परेचर, जैसे का टेम्परेचर है बॉडी का, कोल्ड स्टेट है तो जितना रहना है उतना ही रहना चाहिए, अगर बढ़ेगा तब भी दिक्कत है, कम रहेगा तब भी, तो इन चीज़ों का मेंटेन रहना। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या है, जैसे बॉडी का पीएच, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट, मेटाबॉलिज्म, बॉडी की मेटाबॉलिज्म, जो उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म, ये सारी क्या है, एक लेवल में रहें। एक लेवल का मतलब है ये ना बहुत ज़्यादा हो जाए ना बहुत कम हो जाए। अगर ये बढ़ रही हैं तब भी कोई बीमारी हो रही, कोई इलनेस हो रही, कोई डिजीज़ हो रही है, अगर ये कम हो रही हैं तब भी कोई डिजीज़ हो रही, तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखने की जो प्रोसेस है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें होम्योस्टैसिस कहते हैं। होम्योस्टैसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इंटरनल इन्वायरमेंट जैसे कि टेम्परेचर, कोल्ड, उसका पीएच है, उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे मेटाबॉलिज्म है, इन सारी चीज़ों को जो मेंटेन रखता है उसे कहते हैं हम होम्योस्टैसिस। आपको समझ आ गया होगा, इसमें इतना ही बताने लायक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। बॉडी स्ट्राइव टू मेंटेन बैलेंस, होम्योस्टैसिस, उस बैलेंस को ही होम्योस्टैसिस कहते हैं जो मतलब लिविंग स्टेट को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। बेन डिस्टर्ब, जब ये होम्योस्टैसिस होती है जो हमने ऊपर समझे, ये डिस्टर्ब हो जाती है, गड़बड़ा जाती है, द हीलिंग प्रोसेस सीक्स टू रिस्टोर दिस इक्विलिब्रियम, तो क्या होता है, बीमारी होती है और बीमारी होने के बाद क्या होती है, हीलिंग प्रोसेस होती है। हीलिंग प्रोसेस क्या करता है, इस इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने की बात करता है, इस इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करता है। तो क्या होता है होम्योस्टैसिस में, होम्योस्टैसिस में ये डिस्टर्ब हुई, होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हुई तो क्या हुई, कोई डिजीज़ हो गई। डिजीज़ के बाद जो हीलिंग होती है, हीलिंग में क्या होता है, इस होम्योस्टैसिस जो होती है इसे क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, इसे दोबारा रिस्टोर किया जाता है, ऐसे बोले हम, रिस्टोर किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है, जो हीलिंग की जो प्रोसेस होती है, ये होम्योस्टैसिस या ये इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब हुआ उसे रिस्टोर करने की प्रोसेस को ही हम हीलिंग कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, बस इसमें यही लिखा है, कुछ खास नहीं लिखा है। शरीर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है जब यह बाधित होता है। जो होम्योस्टैसिस होता है शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है। जब यह बाधित होता है तो चिकित्सा प्रक्रिया जो हम हीलिंग कहते हैं इसे बहाल करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ क्योर की, उपचार की दिशा, फ्रॉम विद इन टू आउटसाइड। तो इसका मतलब क्या है, हीलिंग स्टार्ट इंटरनली। तो अगर आपको कहीं बीमारी हुई, कोई चोट लगी, कोई इंजरी हुई, तो हीलिंग सबसे पहले इंटरनल होगी, बाद में एक्सटर्नल होगी। मतलब पहले अंदर से चोट कोई होगी, कोई बीमारी होगी, वो ठीक होते होते बाहर आएगी। फॉर इंटेंस क्रोनिक डिजीज माइट रिजॉल्व बिफोर एक्यूट एक्सटर्नल सिम्टम्स। चिकित्सा आंतरिक स्तर पर शुरू होती है। जो चिकित्सा होती है सबसे पहले, जैसे चोट लगी, मतलब कोई इंजरी हुई तो क्या हुआ, इंटरनल भी डैमेज है कुछ ना कुछ, और कुछ ना कुछ एक्सटर्नल भी डैमेज है, एक्सटर्नल भी डैमेज है। तो क्या होगा, पहले इंटरनल वाला डैमेज ठीक होगा, उसके बाद एक्सटर्नल वाला डैमेज ठीक होगा। तो बस यही है, मतलब विद इन
विद इन, अंदर से बाहर की साइड, अंदर से भीतर से बाहर की साइड। उदाहरण के लिए पुरानी बीमारियां पहले हल होती हैं जबकि बाहरी लक्षण बाद में। जैसे कुछ पुरानी बीमारियां होती हैं तो वो अंदर से ठीक होती रहती हैं, लेकिन उनके जो बाहरी लक्षण होते हैं वो आते रहते हैं, उनके बाहरी लक्षण आते रहते हैं लेकिन वो अंदर से ठीक होती हुई आती हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम का मतलब क्या है? सिम्टम्स ऑफ्टन रिजॉल्व फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड। फॉर एग्जाम्पल स्किन इशूज में क्लियर लास्ट वाइल हेडेक और इंटरनल आइमेंट्स माइट इम्प्रूव फर्स्ट। तो इसमें कहने का मतलब क्या है? जो सिम्टम्स होते हैं वो हेड से टेल की साइड, हेड अगर सबसे पहले जो हेड की प्रॉब्लम होगी वो ठीक होगी, उसके बाद जो नीचे की प्रॉब्लम्स होंगी, बॉडी के नीचे के पोर्शन की प्रॉब्लम होंगी वो ठीक होंगी। तो ऊपर से नीचे लक्षण अक्सर सिर से नीचे की ओर समाप्त होते हैं। जैसे त्वचा की समस्याएं अंत में साफ होती हैं। जैसे क्या होगा? किसी को इंजरी हुई, इंजरी का मतलब क्या होता है? सिंपल, किसी को चोट लगना, चोट लगी, किसी के घाव हुआ, इसे बोलते हैं इंजरी। वो इंटरनल भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर। बाहर का मतलब ऐसे जो तुम्हें दिख जाए वो होता है, इंटरनल ऐसा जो तुम्हें दिख ना पाए, जैसे लीवर इंजरी हो गई, किडनी इंजरी हो गई, हार्ट इंजरी हो गई। एक्सीडेंटल केस में ज़्यादातर होती है इंजरी, या किसी के पस पड़ गया अंदर, जैसे किसी के लीवर में पस पड़ गया तो मतलब किडनी में पस हो गया, तो मतलब क्या हो रहा है? इंजरी इंटरनल हो रही है जो हम बाहर से देख नहीं सकते। तो इंजरी क्या होता है? एक तरीके की चोट होती है। तो इसमें क्या होता है? जैसे घाव हुआ तो घाव सबसे पहले अंदर से ठीक होता हुआ आएगा, और स्किन का जो स्कार होता है, स्किन का जो दाग होता है, दाग को क्या कहते हैं? स्कार बोलते हैं। स्कार होगा वो बाद में ठीक होगा। बस इसमें यही बताया गया है टॉप टू बॉटम के बारे में। जबकि सिर और आंतरिक बीमारियां पहले ठीक होती हैं और जो स्किन की समस्याएं होती हैं वो बाद में ठीक होती हैं। ऑर्डर ऑफ द सिम्टम्स, लक्षणों का क्रम, फर्स्ट इन लास्ट आउट। इसका मतलब क्या है? द सिम्टम्स दैट अपीयर फर्स्ट इन एन इलनेस आर टाइपिकली लास्ट टू डिसअपियर। मतलब कोई सिम्टम्स है, कोई सिम्टम्स लक्षण है, पहले आया, वो क्या होगा? वो लास्ट में रिजॉल्व होगा, लास्ट में रिजॉल्व या ठीक होगा। बस इसका मतलब यही है। ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो पहले आएगा वो लास्ट में जाएगा, जो पहले आएगा वो लास्ट में जाएगा। तो यही है, जो सिम्टम्स अपीयर होता है सबसे पहले वो लास्ट में डिसअपियर होता है, सबसे लास्ट में खत्म होता है। दिस रिफ्लेक्ट द बॉडी रिस्पॉन्स एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ हीलिंग। किसी बीमारी में जो लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं वो आमतौर पर सबसे बाद में गायब होते हैं। यह शरीर की प्रतिक्रिया और चिकित्सा प्रक्रिया को दर्शाता है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इन लास्ट आउट के बारे में। थोड़ा इसके एग्जाम्पल दिया है, जैसे इन कोल्ड, जब कोल्ड होता है, जुकाम होता है तो नेसल कंजेशन में क्लियर बिफोर लाइनरिंग कफ इंडिकेटिंग द ऑर्डर विच द बॉडी रिजॉल्व इशूज। एक जुकाम में नाक बंद होना पहले ठीक हो जाता है। जब नाक बंद होती तो पहले ठीक हो जाती, क्योंकि नाक क्या होती है? नाक बंद होना पहले ठीक हो जाती, क्योंकि नाक बंद होना बाद में मतलब स्टार्ट होता है। पहले तो सर्दी होती है, आपको खांसी होती, जबकि खांसी बाद में बनी रहती, क्योंकि आपको पहले खांसी स्टार्ट होती मोस्टली टाइम। ऐसा एक एग्जाम्पल है, ऐसा कोई एज इट इज रूल नहीं है, कुछ जगह पे रूल्स फॉलो भी नहीं होते हैं। किसी को जुकाम पहले हो गया, खांसी बाद में हुई, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है किसी को खांसी हल्की स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसे जुकाम हुआ। तो जो जुकाम में जो कंजेशन होता है वो पहले ठीक हो जाता है, लेकिन खांसी लास्ट तक बनी रहती, क्योंकि खांसी पहले स्टार्ट हुई तो वो लास्ट तक रहेगी। जुकाम बीच में स्टार्ट हुआ तो वो पहले खत्म हो जाएगा। तो बस इस एग्जाम्पल में यही बताया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटलिटी, जीवनीयता का महत्व, इसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा वाइटल फोर्स के बारे में आगे थोड़ा डीप में बात करेंगे, अभी थोड़ा रफली बताते हैं। होम्योपैथी पॉजेस्ट अ वाइटल फोर्स और एनर्जी दैट गवर्न्स हेल्थ। तो जो होम्योपैथी होती है, होम्योपैथी क्या करती है? बॉडी में जाकर क्या करती है? कुछ वाइटल फोर्स होते हैं, अंदर कुछ एनर्जीज होती हैं, उन्हें क्या करती है? इंड्यूस करती है। तो इसका मानना है कि वाइटल फोर्स का मानना है, या होम्योपैथी का मानना है कि ये वाइटल फोर्स होते हैं वो डिजीज को क्योर करने में हेल्प करते हैं। वो शरीर की जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, शरीर की हीलिंग प्रोसेस होती है, उसको क्या करते हैं? इंगेज कर देते हैं। अ स्ट्रॉन्गर वाइटल फोर्स, अगर जितना ज़्यादा वाइटल फोर्स स्ट्रांग होगा, इनहेंस द बॉडी एबिलिटी टू हील, उतनी ही ज़्यादा बॉडी की एबिलिटी होगी किसी भी डिजीज़ को हील करने की।
इसके बारे में आगे बात करेंगे। वाइटल फोर्स के बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं। वाइटल फोर्स क्या होता है, जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो ये इस कॉन्सेप्ट पे या इस बेसिस पर आधारित है कि ये जो मेडिसिन होती हैं वो शरीर की कुछ वाइटल फोर्स होते हैं, कुछ एनर्जीज होती हैं, उन्हें क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उन्हें स्टिमुलेट करती हैं, जिससे क्या होता है वो वाइटल फोर्स क्या करते हैं, शरीर की जो हीलिंग की प्रोसेस होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कोई भी डिजीज होती है वो जल्दी ठीक होती है। और ये भी बताता है अगर वो वाइटल फोर्स ज़्यादा होंगे, उनकी पावर ज़्यादा होगी तो हीलिंग प्रोसेस भी बहुत फास्ट होगी। तो एक ही बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटलिटी, वाइटल फोर्स के बारे में, और इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी। ईच पर्सन वाइटलिटी वेरीज इन्फ्लुएंसिंग देयर हीलिंग प्रोसेस। जो वाइटल फोर्स होते हैं, हर पर्सन के जो वाइटल फोर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फैक्टर्स लाइक न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल प्ले क्रूशियल रोल। प्रत्येक व्यक्ति की जीवनीयता भिन्न होती है जो उनके उपचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। पोषण, तनाव और जीवन शैली जैसे कारक महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसकी डाइट अलग होती है, वो खाना अलग तरीके से खाता है, अलग खाना लेता है, अलग मील लेता है। उसके स्ट्रेस लेवल अलग अलग होता है, किसी को स्ट्रेस ज़्यादा होता है, किसी को नहीं होता है। उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, वो किस हिसाब से रह रहा है, कितने टाइम सो रहा है, कितने टाइम उठ रहा है, किस टाइम क्या कर रहा है, कितना टहल रहा है, कितना एक्सरसाइज कर रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। तो जो वाइटल फोर्स जनरेट होंगे पर्सन टू पर्सन वो वेरी करेंगे, यही बता रहा है इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी को। हॉलिस्टिक अप्रोच, इसके बारे में कई बार हम बात कर चुके हैं। माइंड बॉडी कंसंट्रेशन, तो इसमें क्या होता है, जो मेंटल एंड इमोशनल स्टेट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट फिजिकल हेल्थ। तो जो मेंटल एंड इमोशनल स्टेट्स होती हैं, जो आपका दिमागी और जो आपके इमोशंस हैं, एक तो दिमाग की हेल्थ है, दूसरा आपके जो इमोशंस हैं, आपकी भावनाएं हैं, ये सिग्निफाई करती हैं फिजिकल हेल्थ को, बॉडी की हेल्थ को। अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है, बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस में है, तो वो क्या करेगा, किसी को टेंशन है, स्ट्रेस है, तो वो खाना नहीं खाएगा, कम खाएगा, उसकी काम करने की इफिकेसी कम हो जाएगी, तो एक तरीके से वो वीक हो जाएगा। अगर कोई अच्छा खा रहा है, डाइट अच्छा ले रहा है, उसकी हेल्थ बढ़िया है, दिमाग से फ्री है, तो वो अच्छा खाएगा और हेल्थी रहेगा। स्ट्रेस एंड एंजाइटी कैन मैनिफेस्ट द फिजिकल सिम्टम्स। एड्रेसिंग इमोशनल हेल्थ इज अ क्रूशियल फॉर होलिस्टिक हीलिंग। मानसिक एंड भावनात्मक अवस्थाएं शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है, यही हमने बताया है। तनाव और चिंता शारीरिक लक्षणों के रूप में प्रकट हो सकती है और भावनात्मक स्वास्थ्य को संबोधित करना समग्र चिकित्सा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, मतलब माइंड और बॉडी, जैसा आपका दिमाग होगा वैसा आपकी बॉडी काम करेगी। अगर आपने सोच लिया कि मुझे फीवर आने वाला है और आप लेट गए ये सोचकर, तो फीवर आ जाएगा। अगर आपको फीवर है और आपने सोच लिया नहीं कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसे ही बॉडी थोड़ी गर्म है, कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत घूमे फिरे और ब्रेन से निकाल दिया कि हमें फीवर है, तो आपको फीवर नहीं आएगा। बॉडी का रिस्पॉन्स होगा कि इसे, मतलब इसका माइंडसेट ऐसा है कि ये बीमार नहीं है, तो बॉडी भी उसी टाइप से रिएक्ट करेगी और फीवर दूर हो जाएगा या बॉडी से फीवर चला जाएगा। तो यही होता है माइंड, जैसा आपका माइंड होगा वैसे ही बॉडी रिएक्ट करेगी। लाइफ स्टाइल कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे डाइट होता है, एक्सरसाइज होता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ओवरऑल वाइटलिटी एंड हीलिंग प्रोसेस। अ एडवांस लाइफ स्टाइल सपोर्ट द बॉडी नेचुरल हीलिंग एंड कैपेसिटीज। जो आहार होता है, व्यायाम होता है और पर्यावरण सामग्री जीवनीयता और उपचार प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। एक संतुलित जीवन शैली शरीर की स्वाभाविक चिकित्सा क्षमताओं का समर्थन करती। इसमें कुछ खास है नहीं, वाइटल फोर्स के बारे में पढ़ें। देखो इसमें कुछ खास है नहीं, आपको जो पढ़ना है वो एक बार दोबारा रिवीजन करवा देते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए जो नेचुरल लॉ ऑफ क्योर होता है, नेचुरल लॉ ऑफ क्योर होता है, वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है होम्योपैथिक और हॉलिस्टिक हेल्थ का। ये किससे, मतलब इसमें क्या होता है, ये बताता है कि जो बॉडी होती है उसकी हील करने की खुद की प्रॉपर्टी होती है। फिर हमने बात की मैकेनिज्म ऑफ हीलिंग, इसके बारे में यहाँ से एमसीक्यूज बनने के चांसेस बहुत कम है, जो अभी तक हमने पढ़ाया है बहुत कम है, लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा है तो बताना जरूरी है। लेकिन फिर भी एक आध एमसीक्यूज तो बन ही सकता है, तो आपको इसको भी तैयार करके जाना है। इननेट हीलिंग पावर, तो इसमें क्या बताया गया है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हीलिंग को गवर्न करते हैं, हीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इम्यून सिस्टम होता है, सेलुलर रिस्पॉन्स टू इंजरी होता है, और क्या होता है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इंजरी और इलनेस होता है, सेलुलर रिपेयर मैकेनिज्म होती है, ये सारी चीज़। होम्योस्टेसिस के बारे में हमने बताया क्या होता है, जो बॉडी की इंटरनल कंडीशन होती है उसको बनाए रखने के लिए क्या होता है होम्योस्टेसिस जरूरी होती है। जब ये डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है, कोई ना कोई डिसीज होती है, और जो हम दवाई देते हैं वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करती है।
डायरेक्शन ऑफ क्योर फ्रॉम विद इन टू आउटसाइड, इसका मतलब क्या है, जो कोई भी इंजरी हुई तो पहले अंदर का पोर्शन ठीक होगा, बाद में बाहरी जो सिम्टम्स होंगे वो रिजॉल्व होंगे। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो सबसे पहले मतलब जैसे ऊपर का जो हेड का पोर्शन की स्थिति है वो रिजॉल्व होगी, इसके बाद स्किन की पोर्शन की जो बीमारी है, जो डिजीजेज हैं, जो दिक्कतें हैं वो रिजॉल्व होंगी। अच्छा, ऑर्डर ऑफ सिस्टम, फर्स्ट इन लाइट आउट, जो सबसे पहले आएगा वो लास्ट में, जो सबसे पहले सिम्टम्स आएगा वो सबसे लास्ट में रिजॉल्व होगा। बस इसका कॉन्सेप्ट यही है। इंपॉर्टेंस ऑफ वायबिलिटी, इसमें वाइटल फोर्स के बारे में हमने बताया, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यहाँ से तो नहीं बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन वाइटल फोर्स से बन सकता है, लेकिन ये हॉलिस्टिक अप्रोच से कोई क्वेश्चन बनना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर, तो इसको आप बस रीड करके एक बार छोड़ भी सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइटल फोर्स की। वाइटल फोर्स की बात करते हैं। वाइटल फोर्स इज ऑफ्टन डिस्क्राइब द एसेंस ऑफ लाइफ, गाइडिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड इमोशनल स्टेट्स। तो वाइटल फोर्स अक्सर जीवन की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है। मतलब जो वाइटल फोर्स है वो एक तरीके से आत्मा है, जो शारीरिक प्रतिक्रियाओं और भावनात्मक अवस्थाओं को मार्गदर्शित करता है। तो वो क्या है, मतलब जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं और जो इमोशंस हैं उनको क्या कर रहा है, मार्गदर्शित करता है, उनको मेंटेन करने का काम करता है। इन होम्योपैथी इट इज बिलीव्ड व्हेन दिस फोर्स इज बैलेंस्ड हेल्थ इज मेंटेन। जब वाइटल फोर्स होता है वो बैलेंस होता है, एक तरीके से हम बोलें जो होम्योस्टेसिस होती है वो बैलेंस होती है, तो मतलब हेल्थ मेंटेन रहती है। जब डिस्टर्ब होती है होम्योस्टेसिस या वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होते हैं तो लीड टू डिजीज, तब एक डिजीज होती है। विच होम्योपैथी सीक्स टू एड्रेस यूजिंग रेमेडीज दैट रिजोनेट्स द वाइटल फोर्स देयरबाय रिजोनेट द इक्विलिब्रियम। क्या मतलब है इसका, कहने का मतलब ये है होम्योपैथिक जो दवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो होम्योस्टेसिस है, एक तरीके से हम कहें जो वाइटल फोर्स है वो डिस्टर्ब हो गए तो उन वाइटल फोर्स को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। वो वाइटल फोर्स स्टिमुलेट होते हैं तो जिससे क्या होती है, जो बॉडी होती है उसकी हीलिंग प्रोसेस होती है वो भी क्या होती है, स्टिमुलेट होती है। क्या है, होम्योपैथी इस बात पे बिलीव करती है कि क्या है, किसी बंदे के जो वाइटल फोर्स हैं वो गड़बड़ा गए हैं। अगर वाइटल फोर्स गड़बड़ा गए हैं तो होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है, जो रेमेडीज होती हैं, जब उन्हें दोगे तो वो क्या करेंगे, इन जो वाइटल फोर्स हैं, जो होम्योस्टेसिस है उसे मेंटेन करते हैं, थोड़ा इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, बॉडी की जो हीलिंग प्रोसेस होती है वो भी साथ साथ इक्विलिब्रियम में आने लगती है या वो रिजॉल्व होने लगती है। यही हिंदी में लिखा है, आप पढ़ सकते हो, कोई इसमें नया नहीं है। बात करते हैं सिमलिया के बारे में। सिमलिया प्रिंसिपल प्रमोट द आइडिया दैट द सेम सब्सटेंस कैन बोथ प्रोड्यूस्ड एंड क्योर सिम्टम्स। This paradox emphasizes the body's innate ability to heal itself when provided the right stimulus। तो इसमें सिमलिया का कहने का मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो किसी टाइप के सिम्टम्स को इंड्यूस कर सकता है, नॉर्मल पर्सन में किसी टाइप के सिम्टम्स को इंड्यूस कर सकता है, तो वो उस टाइप के सिम्टम्स को ट्रीट करने में भी यूज हो सकता है। यही लिखा है। सिद्धांत इस विचार को बढ़ावा देता है कि एक ही पदार्थ लक्षण उत्पन्न, मतलब कोई पदार्थ है, जैसे हमने प्याज वाला एग्जाम्पल दिया था, स्नीजिंग करता है तो वो स्नीजिंग को ट्रीट करने में भी यूज हो सकता है। जैसे नमक वाला एग्जाम्पल कई बार आपको बताया है, तो नमक क्या करता है, पानी की कमी करता है, तो पानी की कमी को ट्रीट करने में भी यूज हो सकता है, उन्हीं को ठीक करने में सक्षम हो सकता है। यह विरोधाभास शरीर की स्वाभाविक क्षमताओं को ठीक करने पर जोर देता है जब उसे सही उत्तेजना दी जाती है और स्टिमुलेट दी जाता है। स्टिमुलस क्या होता है, यही मेडिसिन होती हैं जो स्टिमुलस के फॉर्म में वर्क करती हैं। होम्योपैथी यूजेस दिस प्रिंसिपल टू अ टेलर ट्रीटमेंट टू द इंडिविजुअल यूनिक सिम्टम्स प्रोफाइल इनहेंसिंग द हीलिंग प्रोसेस। होम्योपैथी इस सिद्धांत का उपयोग व्यक्तियों के अनूठे लक्षणों के अनुसार उपचार तैयार करने के लिए करती है, जिससे उपचार प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इस स्टेटमेंट में आप छोड़ भी सकते हो। सिंगल मिनिमम डोज के बारे में आपको बताते हैं। सिंगल मिनिमम डोज क्या होती है, अ मेथड इन होम्योपैथी एम्फेसाइजेस दैट इवन अ टिनी अमाउंट ऑफ रेमेडी, एक छोटा सा अमाउंट ऑफ, ये समझने वाला पोर्शन है, कुछ इसमें खास नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्चुअल आएगा, आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना कि मतलब वर्ड का मतलब क्या है, सिंगल मिनिमम डोज, एक डोज मिनिमम, कम से कम कितनी, एक डोज दें कि पेशेंट की जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए, बस वही है। टिनी अमाउंट ऑफ रेमेडीज, सबसे छोटा अमाउंट जो होता है दवा का, कैन हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन वाइटल फोर्स। ऐसा छोटे से छोटा अमाउंट, छोटे से छोटा अमाउंट दवा का या रेमेडीज का जो वाइटल फोर्स को क्या करे, स्टिमुलेट कर दे, वाइटल फोर्स को रिजॉल्व कर दे, ठीक कर दे,
लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट हीलिंग, जिससे क्या हो सिग्निफिकेंट हीलिंग हो, उसी को मिनिमम डोज कहते हैं, सिंगल मिनिमम डोज। सिंगल मिनिमम डोज क्या होती? एक ऐसी मिनिमम डोज जो क्या करे, जो बॉडी है, बॉडी में जो वाइटल फोर्स गड़बड़ा गए उन वाइटल फोर्स को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए पर्याप्त होती है, उसे सिंगल मिनिमम डोज कहते हैं। और जब वाइटल फोर्स ठीक हो जाएंगे तो बॉडी की जो हीलिंग प्रोसेस है वो खुद ही ठीक हो जाएगी। यही लिखा है थ्योरी में, बस हिंदी में आप पढ़ सकते हो। दिस प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल बिलीफ इन द होम्योपैथी। ये प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट करता है फंडामेंटल बिलीफ को इन होम्योपैथी दैट लेस कैन बी मोर इफेक्टिव। जो छोटी डोज होगी वो मोर इफेक्टिव होती है, जो छोटी डोज होती है वो मोर इफेक्टिव होती है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। व्हेन इट कम्स टू ट्रिगरिंग द बॉडी नेचुरल हीलिंग मैकेनिक। यह सिद्धांत होम्योपैथी के एक मौलिक विश्वास को दर्शाता है कि शरीर की प्राकृतिक उपचारात्मक तंत्र को सक्रिय करने के लिए कम अधिक प्रभावी हो सकता है। जो कम डोज होती है वो भी अधिक प्रभावी हो सकती है उन वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करने के लिए। ये मतलब एक तरीके का ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये तो बस सिर्फ बुक में थी तो उठाकर हमने रख दी, यहाँ कोई खास इसका एज इट इज यूज़ नहीं है। चलो ये लाइन अभी एक दो लाइन अभी हमने बताई हैं, इनको नोट से थोड़ा हटा दें क्योंकि इनका कोई आपके लिए, चलो रहने देते हैं, बाद में हम हटा देंगे क्योंकि जो शेड्यूल है वो गड़बड़ा जाएगा इसमें अगर हम हटाने लगे, क्योंकि लाइन वाइज सब लिखा है। हम बाद में इन चीज़ों को हटाकर आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। फिर हम बात करते हैं सिंपल मिनिमम डोज। ये थी सिंगल मिनिमम डोज और ये क्या है? सिंपल मिनिमम डोज। तो इसके बारे में क्या बात करते हैं? सिंपल मिनिमम डोज फिलॉसफी एडवोकेट्स फॉर यूजिंग द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट विद लीस्ट अमाउंट ऑफ नेसेसरी अचीव डिजायर हेल्थ आउटकम। तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम सबसे सिंपल ट्रीटमेंट देते हैं, सिंपल ट्रीटमेंट की मिनिमम डोज देते हैं, सबसे सिंपल ट्रीटमेंट और उसकी मिनिमम डोज देते हैं, जिससे क्या होता है हमें डिजायर आउटकम मिलता है, जो हम चाह रहे हैं वो आउटकम हमें मिले। हम किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करना चाह रहे हैं, वो डिजीज़ ट्रीट हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिंपल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं और मिनिमम डोज देते हैं। यह सिद्धांत उस उपचार के सबसे सरल, मतलब उसके लिए कोई बीमारी, उसके लिए सबसे सिंपल जो ट्रीटमेंट हो सकता है, सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर उससे आराम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम हायर लेवल पे जाएंगे। करने की सलाह देता है जिससे स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक सबसे कम मात्रा होती है, मतलब सबसे कम वही है मिनिमम डोज का कॉन्सेप्ट। यहाँ भी सिंपल, बस सिंपल, सबसे सिंपल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करेंगे। मिनिमम डोज तो हम होम्योपैथ में देते ही हैं। दिस प्रिंसिपल हेल्प टू अवॉइड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी इन ट्रीटमेंट। ये प्रिंसिपल क्या करता है? जो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब बहुत तगड़ा हमें ट्रीटमेंट देना, बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके देना, उन सारी चीज़ों को अवॉइड करता है। मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल एंड ईजियर फॉर पेशेंट टू अडेयर देयरबाय एनहांसिंग द ओवरऑल हीलिंग एक्सपीरियंस। यह सिद्धांत उपचार में अनावश्यक जटिलताओं से बचने में मदद करता है। जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, अगर हम कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट देंगे किसी को तो कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा आएंगी, उसे लेने में भी दिक्कत होगी, हमें देने में भी दिक्कत होगी। इसीलिए क्या करते हैं? सबसे सिंपल ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जिससे यह अधिक सुलभ और रोगियों के लिए पालन करना आसान हो जाता है। इस प्रकार से समग्र उपचार अनुभव को बढ़ावा देता है। तो इसमें क्या होता है? जो पेशेंट होते हैं वो, अगर हम सिंपल ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट जो होंगे वो मेडिसिन को सिंपली ले पाएंगे। अगर हमने किसी भी पेशेंट को दवा दी, हमने बोल दिया 10 से 20 टाइम दवा खाना है, 10 से 20 टाइम दवा खाना है, तो उसकी वैसे ही हालत ख़राब हो जाएगी, वो फॉलो ही नहीं कर पाएगा उस शेड्यूल को। यही हम बोल रहे हैं 3 टाइम दवा खाना है आपको, सुबह दोपहर शाम, तो उसे याद रहेगा, वो अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कर पाएगा। तो बस यही है क्या सिंपल मिनिमम डोज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन। इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, बहुत अच्छे से बात की है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ये पोर्शन है तो बताना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर आप ये नहीं कह सकते हो ना कि सर आपने सिलेबस नहीं कराया, ये पॉइंट आपने छोड़ दिए, यहाँ पर ये दी थी और आपने नहीं कराया। हम करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एक बार रीड कर लेना, क्योंकि आपको पहले का भी याद है। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन पब्लिश हुई, कब पब्लिश हुई? 1810 में। और किसने पब्लिश किया? हैनीमैन ने। ये सबको पता है, बस यही लिखा है। हैनीमैन ने डेवलप किया टेक्स्ट सिस्टमाइज द प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो जो हैनीमैन थे वो अपने टाइम की जो चिकित्सा प्रणाली थी उससे खुश नहीं थे, उससे असंतुष्ट थे, तो इन्होंने क्या किया, मतलब जो कुछ ऐसी दवाएं तैयार की, और जो दवाएं थी वो बेस्ड थी एक प्रिंसिपल पे, लाइक क्योर्स लाइक, और ये क्या करते थे, मतलब सीरियल डाइल्यूशन एंड सक्सेशन की प्रोसेस पर
सॉरी सक्सेशन पर, तो बस वही है। तो इसमें बस यही लिखा है, कुछ खास नहीं। इट प्रोवाइड कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क इंटीग्रेट द थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। यह होम्योपैथिक उपचार के सिद्धांत और अनुप्रयोग को एकीकृत करने वाला व्यापक ढांचा प्रदान किया। इन्होंने क्या किया, उपचार को और अनुप्रयोग जो प्रैक्टिकल्स थे उन जो मतलब क्या किए, जो जैसे हमने पढ़ा था प्रूविंग की टेस्टिंग, उन सबको क्या किया, इकट्ठा कर दिया, एक जगह एकीकृत कर दिया और क्या दिया, एक ढांचा दिया होम्योपैथ को। के एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनॉन के एस्पेक्ट्स क्या हैं, कुछ फिलोसफिकल फंडामेंटल्स मतलब दार्शनिक नींव। तो दिस प्रिंसिपल सिमिलर टू द कॉर्नर स्टोर स्टार्टिंग दैट सबस्टेंस कॉज सिम्टम्स हीलिंग पर्सन कैन क्योर सिमिलर सिम्टम्स ऑफ अ सिक पर्सन। तो ये वही चीज़ है कि कोई पर्सन है, किसी पर्सन में अगर कोई सिम्टम्स है, मतलब कोई सब्सटेंस है, किसी नॉर्मल या हेल्दी इंडिविजुअल में कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो जो हमारा सब्सटेंस है वो उसी तरीके के सिम्टम्स को ट्रीट करने में यूज हो सकता है या उसी तरीके की बीमारी को ट्रीट करने में यूज हो सकता है। बस यही लिखा है भाई, लाइक क्योर्स लाइक का प्रिंसिपल। हैनीमैन एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ डिजीज के नेचर को इन्होंने क्या किया, अंडरस्टैंड किया, एंड द पेशेंट ओवरऑल कंडीशन रेदर दैन जस्ट फोकसिंग द आइसोलेटेड सिम्टम्स। तो हैनीमैन बीमारियों की प्रकृति और मरीज की समग्र स्थितियों को समझने के महत्व पर जोर देते हैं, ना केवल अलग अलग लक्षणों पर ध्यान केंद्रित। तो इसमें क्या होता है, हैनीमैन ने बताया या हैनीमैन ने क्या किया, मतलब पूरी बॉडी के जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं, पूरी बॉडी की ओवरऑल स्थिति, जैसे क्या होता है, किसी के पेट में दर्द है, तो हैनीमैन क्या करते थे, या हैनीमैन ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, हैनीमैन ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि सिर्फ तुम पेट के दर्द के लक्षण को ही ना देखो, उसके साथ साथ पूरी बॉडी की जो कंडीशंस है और भी कोई दिक्कत है वो भी आप देखकर ट्रीटमेंट दो, और डिजीज़ का नेचर क्या है, किस टाइप की डिजीज़ है उसको भी देखकर, मतलब सब चीज़ों को मिक्स करके पूरे बॉडी की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उसकी पूरी बॉडी के सिम्टम्स, और जहाँ पर सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं उन भी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप ट्रीटमेंट दो। यही हैनीमैन ने बताया था। मैथडोलॉजी या पद्धति, द प्रोसेस ऑफ केस टेकिंग, इसमें क्या होता है, केस टेकिंग के बारे में बताया था। मैथडोलॉजी का मतलब होता है केस टेकिंग। जैसे किसी पेशेंट के पास कोई जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट गया, तो डॉक्टर ने उसकी हिस्ट्री कितने अच्छे से ली या केस कितने अच्छे से लिया, उसका मतलब डॉक्टर ने कितनी बार आपसे कितनी चीज़ें पूछी। जैसे आपके पास कोई पेशेंट आया तो आपने पूछा क्या दिक्कत है, तो उसने कहा हमारे सर में दर्द है, तो पूछा कितने दिन से है, तो उसने कहा सर 1 महीने से है। अब 1 महीने से है, तब आपने पूछा अच्छा अचानक स्टार्ट हुआ था कि हल्के हल्के स्टार्ट हुआ, ये बता दिया उसने कैसे हुआ। फिर आपने पूछा किसी चीज़ से ठीक होता है या नहीं होता है, फिर उसने जवाब दिया। उसने पूछा और कोई दिक्कत है, उसने वो जवाब दिया। उसने पूछा कोई ऑपरेशन हुआ है नहीं हुआ, ये इस टाइप से पूरी हिस्ट्री 2 से 3 पेजों में लिखी जाती है। तब जितनी अच्छी हम हिस्ट्री ले पाएंगे, उतनी अच्छी हम डायग्नोसिस बना पाएंगे, उतनी अच्छा हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो बस मेथडोलॉजी में केस टेकिंग के बारे में बताया, जितनी अच्छे से हम केस ले पाएंगे उतने अच्छे से हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे। केस लेने की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रैक्टिशनरों को एक विस्तृत केस इतिहास हमने बताया, मतलब कम से कम 2 से 3 पेजों में हम हिस्ट्री लेते हैं। हम भी अभी अपनी क्लास में जब वार्ड में जाते हैं, जहाँ हॉस्पिटल में वार्ड में ड्यूटी लगती है, तो हम जाते हैं तो हम 5 से 6 पेजों में किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। कोई पेशेंट भर्ती है तो 5 से 6 पेजों में उसकी हिस्ट्री लेते हैं। फिर क्या उसकी डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी ठीक हो जाती है, कभी कभी गलत हो जाती है। ऐसा होता रहता है क्योंकि अभी हम भी सीख रहे हैं। जिसमें मानसिक मतलब मेंटल स्टेट को, भावनात्मक इमोशनल स्टेट को और शारीरिक पहलुओं जो फिजिकल स्टेट है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को देखता भी है। मतलब डॉक्टर उसकी मेंटल स्टेट कैसी, किस टाइप से बात कर रहा है, इस सब चीज़ को देखते हुए उसकी हिस्ट्री टेकिंग की जाती है। जिससे क्या होता है, बेहतर डायग्नोसिस बन पाती है और ट्रीटमेंट भी बेहतर हो पाता है। जितना अच्छा डायग्नोसिस उतना अच्छा ट्रीटमेंट, और जितनी अच्छी डायग्नोसिस तभी बनेगी जितने अच्छे से आप हिस्ट्री लोगे। हैनीमैन डिस्कसेस द सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज, एडवोकेटिंग फॉर इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द पेशेंट यूनिक सिम्टम्स।
तो इसमें क्या बताया है, मतलब सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज, मतलब पर्सन टू पर्सन क्या होता है, जो ट्रीटमेंट होता है वो वेरी करता रहता है, क्योंकि पर पर्सन की, प्रत्येक पर्सन की जो फिजिकल होती है, मेंटल स्थिति होती है, जो उसकी क्या होती है इमोशनल स्थिति होती है, उसकी लाइफ स्टाइल होती है, वो चेंज होती है। इसीलिए क्या होता है, अगर बीमारी भी सेम है पर्सन में तो क्या होगा, उनका जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग अलग चलेगा, क्योंकि उनकी फिजिकल स्टेट अलग अलग है। बस यही इसमें लिखा है, कुछ खास नहीं है। और जो चीज़ें आज हम बता रहे हैं ये पहले वीडियोस में भी बता चुके हैं और आगे की वीडियोस में भी आपको बताया जाएगा। जब हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी इन चीज़ों की इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम बात करेंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आगे आपका आएगा अगले यूनिट, इसके बाद उसमें भी हम बात करेंगे। पोटेंटाइजेशन एंड डाइल्यूशन, इसमें क्या होता है, वही होता है सक्रियकरण। इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सक्रियकरण, मैं बता चुका हूँ सक्रियकरण, इसे बोलते हैं पतलापन, पतलापन करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, भाई ये हनीमैन इंट्रोड्यूस या कॉन्सेप्ट, हनीमैन ने इंट्रोड्यूस किया एक कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, पोटेंटाइजेशन का। वेयर रेमेडीज, जो दवाएं थी, औषधि थी, वो डाइल्यूटेड की जाती हैं और सक्सीड की जाती हैं, मतलब क्या, उन्हें शेकन मतलब पतला किया जाता है और हिलाया किया जाता है, जिससे क्या होता है उनकी जो थेरापेटिक एफिकेसी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है। दिस प्रोसेस बिलीव्ड इंक्रीज द रेमेडी हीलिंग पोटेंशियल दैट मिनिमाइज द साइड इफेक्ट। तो इससे क्या होता है, जब हम किसी मतलब मेडिसिन है, किसी औषधि या रेमेडीज को जब डाइल्यूट कर रहे हैं, हम डाइल्यूट कर रहे हैं और उसे हिला रहे हैं प्रॉपर, तो क्या होता है उसके अंदर क्या होती है, जो थेरापेटिक पावर होती है वो उसकी इंक्रीज हो जाती है, और क्या होता है जो साइड इफेक्ट होते हैं उसके वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम्योपैथिक फिलॉसफी ऑफ हीलिंग, होम्योपैथिक उपचार की दार्शनिकता। ऑर्गेनॉन आउटलाइंस हाउ होम्योपैथिक रेमेडीज वर्क बाय द स्टिमुलेटिंग द बॉडी वाइटल फोर्स। तो जो ऑर्गेनॉन थी, ऑर्गेनॉन ने बताया होम्योपैथिक औषधि शरीर की वाइटल फोर्स को उत्तेजित करके प्राकृतिक उपचार को सुविधा प्रदान करती। तो ये क्या करती, फैसिलिटेट करती नेचुरल हीलिंग। जो ऑर्गेनॉन होती है, ऑर्गेनॉन में बताया गया जो होम्योपैथिक दवाएं होती हैं वो क्या करती हैं, बॉडी के वाइटल फोर्स होते हैं उनको क्या करती हैं, मेंटेन करने का काम करती हैं, या बॉडी वाइटल फोर्स होते हैं उन्हें स्टिमुलेट करने का काम होती है, जिससे क्या होता है जो वाइटल फोर्स होते हैं वो बॉडी की क्या करते हैं, नेचुरल हीलिंग की प्रोसेस होती है उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, जिससे क्या होती है डिजीज होती है ठीक होती है। पारंपरिक चिकित्सा के विपरीत, ये जो था पारंपरिक चिकित्सा के जो कन्वेंशियल जो चिकित्सा थी उससे विपरीत था, जो अक्सर लक्षणों को दबाती। जो पारंपरिक चिकित्सा थी उस टाइम वो क्या करती, लक्षणों को, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उन सिम्टम्स को दबा देती है। बीमारी ठीक नहीं हो पाती लेकिन सिम्टम्स को दबा देती है। सिम्टम्स नहीं आएंगे तो पेशेंट को लगेगा कि हम ठीक हो गए, लेकिन अक्सर वो ठीक हो नहीं पाता है, बजाय कि अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना। और होम्योपैथिक क्या होती है, इंटरनल जो कारक होते हैं इंटरनली पेशेंट को ठीक करती है, इंटरनली ठीक करके लाती है। और जो हमारा एलोपैथिक है ये सबसे पहले सिम्टम्स को दबाती है, इंटरनल तो बाद में ठीक करती है, पहले क्या करती है जो सिम्टम्स जो लक्षण आ रहे हैं उन्हें कम करती है। गाइडेंस फॉर प्रैक्टिशनर्स, तो मतलब ऑर्गेनॉन में क्या बताया गया, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके लिए क्या बताया गया, द टेक्स्ट सर्व as a guide of homeopathic practitioners detailing the ethical considerations and responsibilities involved in the patient care। यह पाठ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनरों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जिसमें रोगी देखभाल में शामिल नैतिक विचार और जिम्मेदारियों का विवरण किया गया। मतलब जो प्रैक्टिशनर है उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी मतलब किस टाइप से उसे इलाज करना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, पेशेंट से कैसे बात करना है, इन सारी चीज़ों को बारे में बताया गया है। Hahnemann emphasized the need for continuous learning and adaptation to improve treatment outcome। Hahnemann उपचार परिणामों को सुधार करने के लिए नियंत्रण सीखने और अनुकूल आवश्यकताओं पर जोर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एफोरिज्म की, जो ऑर्गेनॉन से ही रिलेटेड है। ऑर्गेनॉन जो थी उससे रिलेटेड है क्या, एफोरिज्म, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन कंटेन न्यूमरस एफोरिज्म, बहुत सारे एफोरिज्म को क्या करती है, कंटेन करती है। दैट एनकैप्सुलेट की प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। हियर आर आ फ्यू नोटेबल वंस, इनमें से हम कुछ एफोरिज्म की बात करेंगे। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के कई उपदेश हैं। जो एफोरिज्म है उसे क्या बोलते हैं, उपदेश बोलते हैं, जो होम्योपैथी के प्रमुख सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं। जो होम्योपैथिक सिद्धांत है उनको डिटेल में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। कुछ के बारे में हम बात करते हैं। जो एफोरिज्म वन था, उपदेश वन था, इसके बारे में बात करते हैं। द फिजिशियन हाईएस्ट एंड ओनली मिशन टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, टू क्योर
इट इज टर्म। तो इसमें क्या बताया, जो फिजिशियन होता है, चिकित्सक होता है, उसका सर्वोच्च एंड एकमात्र मिशन होता है, रोगी होता है उसे स्वस्थ की ओर लौटाना, उसे स्वस्थ करना, जिसे उपचार कहा जाता है। इसको ही तो उपचार कहते हैं। तो क्या मिशन होता है? मिशन होता है, ये पूछ सकते हैं, जो एफोरिज्म आपका एफोरिज्म है, एक एफोरिज्म ये है कि मतलब जो हाईएस्ट, मतलब क्या होता है, फिजिशियन का क्या होता है, सर्वोच्च और एकमात्र मिशन होता है कि रोगी उसका जल्दी ठीक हो। दिस एम्फेसाइज प्राइमरी गोल ऑफ होम्योपैथी, रिस्टोरिंग द हेल्थ रेदर देन मेयरली एलिविएटिंग सिम्टम्स। तो होम्योपैथी के प्राकृतिक लक्ष्य पर जोर देता है। मतलब प्राकृतिक लक्ष्य का मतलब है तुम मतलब बीमारी को ट्रीट करो, पूरी बीमारी को ट्रीट करो, ना कि सिर्फ उसके लक्षण को, उसके सिम्टम्स को दबा दो। स्वास्थ्य को बहाल करना, ना कि केवल लक्षणों को कम करना। तो एक एफोरिज्म की हमने बात कर ली। एफोरिज्म 2 की हम बात करते हैं। द ट्रू फिजिशियन इज वन हु नो हाउ टू ट्रीट द पेशेंट एज अ होल। तो सच्चा जो चिकित्सक वही होता है जो मरीज की संपूर्ण उपचार करना जानता है, जो मरीज का पूरा उपचार करना जानता है, वही क्या होता है, वो क्या होता है, संपूर्ण चिकित्सक होता है या सच्चा चिकित्सक होता है। दिस अंडरस्कोर्स द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ होम्योपैथी, फोकसिंग द इंडिविजुअल रेदर देन जस्ट अ डिजीज। यह होम्योपैथी के समग्र दृष्टिकोण को रेखांकित करता है, जो व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, ना कि केवल बीमारी। ये चीज़ें बहुत बार बता चुके हैं कि मतलब जो होम्योपैथ होता है उसमें क्या होता है, पूरे पर्सन को देखकर ट्रीटमेंट किया जाता है, ना कि उसके सिम्टम्स या एक डिजीज़ को देखकर ट्रीटमेंट किया जाता है। एफोरिज्म 3 की हम बात करते हैं, लाइक क्योर्स लाइक। इसके बारे में तो कई बार बता चुके हैं। दिस is the fundamental principle of homeopathy, starting that substance that produce symptoms on the healthy individual to cure similar symptoms in the whole। तो ये वही है, मतलब कोई मतलब सब्सटेंस है, अगर हम उसको नॉर्मल इंडिविजुअल में देंगे, अगर नॉर्मल इंडिविजुअल को जिस टाइप के सिम्टम्स इंड्यूस करेगा, वो उसी टाइप के सिम्टम्स को ट्रीट करने में भी यूज हो सकता है। इसी को बोलते हैं लाइक क्योर्स लाइक, समानता का नियम। एफोरिज्म 4 की हम बात करते हैं। In every case of disease, there is a struggle between the vital force and the disease। तो ये क्या बताता है, एवरी डिजीज में क्या होता है, जो वाइटल फोर्स होते हैं और डिजीज होते हैं उनके बीच क्या होता है, स्ट्रगल होता है, कंपटीशन होता है या संघर्ष होता है। इस हर रोग के मामले में जो वाइटल फोर्स होते हैं वो बीमारी के बीच संघर्ष करते हैं। अगर वाइटल फोर्स जीत जाते हैं तो क्या होती है, बीमारी ठीक हो जाती है। अगर वाइटल फोर्स नहीं जीत पाते हैं तो वाइटल जो क्या होती है, बीमारी ठीक नहीं होती है। दिस हाईलाइट्स द डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन द बॉडी हीलिंग एबिलिटी एंड द डिजीज प्रोसेस। यह शरीर की उपचारात्मक क्षमता और रोग प्रक्रिया के बीच विशिष्ट इंटरेक्शन को उजागर करता है। तो ये 4 हमने इम्पोर्टेंट जो एफोरिज्म है उनकी बात की है। और भी बहुत सारे हैं एफोरिज्म, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरा एक तरीके से ये सारा कुछ जनरल ही है, लेकिन इस यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत है, इसलिए बहुत सारा डीप में आपको जनरल भी मतलब पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इस यूनिट का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन बहुत होते हैं और 4 से 4 टॉपिक हैं इस यूनिट में। 4 टॉपिक हैं और 10 क्वेश्चन 4 टॉपिक से आते हैं तो बहुत हो गए, क्योंकि पिछली यूनिट हमने जो पढ़ी है उस यूनिट में 15 टॉपिक हैं, 15 से 16 जो टॉपिक हैं और सारे बड़े बड़े हैं और सिर्फ 15 क्वेश्चन को कंट्रीब्यूट करती है। और नेक्स्ट इसके बाद जो हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें कम से कम 18 से 20 टॉपिक हैं। 18 से 20 टॉपिक में क्वेश्चन 15 आना है, वहाँ 15 टॉपिक से 15 क्वेश्चन आना है, यहाँ 18 से 20 टॉपिक से 15 क्वेश्चन आना है और यहाँ सिर्फ 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक से 10 क्वेश्चन आना है। तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार करना होगी, ये यूनिट पे आपको ध्यान देना होगा। और हमने अच्छा खासा आपको काफ़ी कुछ डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।